हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज जैसे कि हम लोग डेली बात करते हैं, हम लोग रेगुलरली आपसे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी उसी कंटिन्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, दिस इज थर्मोडायनामिक्स। क्या जानते हो बेटा थर्मोडायनामिक्स के बारे में? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन यहाँ दैट्स मीन दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर अ एनडीए। तो जो हमारी डिफेंस एंट्री होती है ना, उसमें थर्मोडायनामिक्स जो है वो लाइक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की वेटेज है। हालांकि 11th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ है ना, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ क्या लेना है, दैट इज ओनली द टर्म्स पर जिस पर क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता भी होगा, ये थर्मोडायनामिक्स के रूल से, लॉ से स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स के लॉ के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, उसके बाद ज़ेरोथ लॉ। ठीक है, क्या है इसमें पूरी डिटेल आपको, थोड़ी सी बात, पूरी डिटेल नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देती हूँ। बेटा होता क्या है, जब थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस हुई, थर्मोडायनामिक्स, तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जाइए। थर्मो का क्या मतलब होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। हीट तो अपने आप में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनामिक्स का मतलब होता है दैट इज डिफरेंट फॉर्म। तो व्हेन वी कन्वर्ट द हीट एनर्जी टू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसकी हम स्टडी करते हैं अपनी साइंस के इस ब्रांच में, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ आता है। ओके, दैट्स वेरी, ऑफ कोर्स यहाँ फर्स्ट ही आएगा पहले, है ना। फिर आता है सेकेंड लॉ। हुआ क्या कि जब फर्स्ट लॉ बन गया, उसके बाद में एक और लॉ इंट्रोड्यूस हुआ जो बेस्ड था द बेसिक, यानी हीट की बेसिक फिनोमिना पर, जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो भाई फर्स्ट लॉ तो बन चुका था, अब हमें फर्स्ट से पहले इंट्रोड्यूस कराना था उसको। तो क्या किया गया, फर्स्ट से पहले, वन से पहले क्या आता है, जीरो। तो दैट्स वाई उसको नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ। ठीक है, तो हमारे वैसे तो आपके 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, जीरोथ के अलावा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट थर्ड इज नॉट डिफाइंड, इवन इट इज अ कंप्लीटली डेरिवेशन बेस्ड। यहाँ पर तो इसका इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि न्यूमेरिक पार्ट नहीं आता है। तो आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, एक तो जीरोथ लॉ, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। क्या बोला मैंने आपको, द बेसिक चीज या बेसिक टर्म्स क्या है हीट का, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? कि भाई अगर हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक में से हीट निकलकर एक में जाएगी, तो जिसमें से हीट का लॉस होगा, ऑब्वियसली वो हीट ज्यादा होगी, यानी हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। कब तक फ्लो करेगी? जब तक कि दोनों में हीट सेम नहीं हो जाती, दैट मीन थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। तो बेसिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरोथ लॉ किस पर बेस्ड है? तो आप बोलेंगे जीरोथ लॉ बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पर। अब आपने कहा इसको समझाने का, लाइक एनसीईआरटी में जो है मैं वही ले लेती हूँ, दिस इज अ सिस्टम। What is the meaning of system बेटा? सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज होती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा देयर आर 2 बॉडीज, एक ए और एक बी, और दोनों का सेपरेशन हुआ है इंसुलेटेड सेपरेशंस पर। दीज आर द सेपरेशन जिसमें क्या है कि ना तो ए से टेम्परेचर बी में जा सकता है, ना ही बी से टेम्परेचर ए में जा सकता। अब भाई टेम्परेचर ए और टेम्परेचर बी बिल्कुल अलग है यार, अब हमें क्या करना है? तो अब हमें क्या करना है, एक थर्ड बॉडी को इंट्रोड्यूस कराना है। थर्ड बॉडी को हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम दिया गया सी, जो वो ए और बी दोनों से टच है। अब आप ये जानते हो बात कि जब भी कोई एक से ज्यादा कंडक्टिंग बॉडीज कांटेक्ट में आती है, टच में आती है, तो हीट हमेशा फ्लो करती है। कहां से कहां तक? हायर से लोअर तक में जाती है। तो ये हाई टू लो फ्लो कर रही है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो दैट्स मीन टी ए इज इक्वल हो जाएगा टी सी के, टी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा टी सी के। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई बिना इंसुलेटेड सेपरेशन को हटाए हुए हमने टी ए और टी बी को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ विच इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। यहां पर यही बात करी गई कि दिस इज इफ 2 bodies are separated
इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडीज, भले ही वो अलग अलग है लेकिन आप थर्ड बॉडी को लगाकर उन दोनों के टेम्परेचर को सेम कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जीरोथ लॉ किस पर बेस्ड है, तो बच्चे जीरोथ लॉ बेस्ड है सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम पर। होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ इट्स लाइक, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कि मेरे पास आइस है और एक वेसल है, मैंने आइस को डाला, मैंने टेम्परेचर लगाया गर्म करने के लिए, हीट दी, तो सबसे पहले क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट होगी, है ना, दैट इज कि उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी वो होती है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। भाई ड्यू टू पोजीशन इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू पोजीशन नहीं, यहाँ पर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड उनकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर। तो वी सेड जैसे आपने हीट दी, आपने टेम्परेचर दिया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। जब वो आइस मेल्ट हो जाएगी दैट इज द वर्क डन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड अप इन टू वेज। उसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। द फर्स्ट increases internal energy and second to do external work done. This is the mathematical expression of first law. एक चीज और बेटा, जो आपका फर्स्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो इज इक्वल होगा प्रेशर इनटू चेंज इन अ वॉल्यूम। ठीक है, किसके होगा बेटा, प्रेशर इनटू चेंज इन अ वॉल्यूम। जो हमारा फर्स्ट लॉ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होप इट इज डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ समझ में आ गया तो सेकेंड लॉ इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जिनको फर्स्ट लॉ आ जाएगा उनके लिए सेकेंड लॉ क्वाइट इजी है। अभी सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो, अभी आपके पास W वर्क है, ओके, आप कह रहे हो कि भाई वर्क को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू हीट। एब्सोल्युटली राइट, आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल विद 100% ऑफ एफिशिएंसी। मतलब पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट मस्ट इन्वॉल्व टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। यही बात थी ना, फर्स्ट वाले में आपने यही तो कहा, सेकंड में यही हो गया। अब इस सेकंड लॉ के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, कार्नोट इंजन, है ना, हीट इंजन, ये सारे के सारे आपके सेकंड लॉ पर बेस्ड है। कार्नोट, ये जो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट होता है कि भाई हायर से लोअर में आप हीट को आराम से फ्लो करा सकते हो, लेकिन जब आपको उसे लोअर से हायर में फ्लो कराना होगा तो आपको किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, राइट। और यही तो होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप हायर से लोअर में तो आराम से हीट पहुंचा रहे हो, लेकिन अगर आपका खाना नॉर्मल टेम्परेचर में, जिसको हम लोग गर्म कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने उसे ठंडा कराना है, तो हमें एक तीसरे मीडियम की जरूरत है ना भाई, लोअर से हायर में पहुंचाने के लिए। तो हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ड्राई आइस, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एंड ये हो गया आपका सेकेंड लॉ का। अच्छा, एक और सेकेंड लॉ का वो आपका दैट इज कैल्विन स्टेटमेंट, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, वो भी इजी है, ध्यान से समझिए। वो ये कहता है कोई भी प्रोसेस है ना हीट की, वो हमेशा साइक्लिक होती है। अब आप देखो, आपने किसी बॉडी में मैकेनिकल वर्क कराना है तो आप उसमें पहले हीट दोगे, मैकेनिकल वर्क होगा, और जब मैकेनिकल वर्क होगा उसे फिर हीट रिलीज होगी, यानी हो गया ना कहीं साइक्लिक टर्म, है ना। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हो, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट हो, कार्नोट इंजन हो, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, सारे के सारे बेस्ड हैं आपके किस पर, सेकेंड लॉ पर, राइट। तो ये तीनों के तीनों आपको लॉ समझ में आ गए। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है, ठीक। न्यूमरिक वाला पार्ट इसमें नहीं आता। एक तो पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट इसमें होता है सम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। कुछ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हैं जिस पर क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा है उसको समझना। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस का मतलब है कि जो भी आपके थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स है उनको इन्वॉल्व करने वाली प्रोसेस। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने ले ली, दिस इज आइसोबार,
तो आइसो बार ले लो, एक तरफ आइसो कॉरिक ले लीजिए और एक ले लेते हैं हम आइसोथर्मल। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ये पूछता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी फिनोमिना है, सॉरी प्रोसेस नहीं फिनोमिना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सी फिनोमिना है। तो देखो आइसो का मतलब ही होता है कांस्टेंट, तीनों में है, लेकिन इसमें बार, आप जानते हो बार क्या है, आपके प्रेशर की यूनिट है। कॉर्ड जो है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर जो अमाउंट है इट इज वॉल्यूम, एंड थर्मल जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टेम्परेचर। तो व्हाट कैन वी से, अगर प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि ये हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दिस इज आइसोकोरिक, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस इज आइसोथर्मल। अब अगर आप इसमें हीट देते हैं तो वो सिर्फ दो ही चीजों में चेंजेस करेगी, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। क्यों प्रेशर में नहीं करा, क्योंकि प्रेशर तो भाई कांस्टेंट चल रहा है। सेम ऐसे जब आप इसमें हीट देते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस करेगा। सेम ऐसे यहाँ पर जब आप हीट देते हैं तो वो चेंजेस करेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम में। एक चीज और याद रखिएगा, आइसोकोरिक में वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि आपको पहली फर्स्ट लॉ में बताया था कि वर्क डन इज इक्वल है आपका प्रेशर इनटू चेंज इन अ वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई वर्क डन क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब नेक्स्ट है दैट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एडियाबैटिक, दिस इज एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक के बाद है आपकी साइक्लिक। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, दैट्स आइसोलेटेड इज तो क्वाइट इजी वर्ड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, यानी किसी से भी कोई भी कनेक्शन ना रखना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई बड़ा घुल मिल के रहते हैं क्लास में, उसके बाद में कोई किससे कांटेक्ट ही नहीं रखता, तो हम लोग इंग्लिश जनरली वर्ड क्या यूज करते हैं कि ये बहुत आइसोलेट होकर रहता है। तो अगर मैं सिस्टम की बात कर रही हूं तो ये वो सिस्टम है जिसमें ना तो बाहर से हीट आ रही और ना ही इंटरनल एक्सचेंज हो रही है। तो व्हाट वी सेड, ये रहा हमारे पास एक सिस्टम, ना तो इसमें बाहर से हीट आ रही और ना ही इंटरनल एक्सचेंज हो रही है, तो नो इंटरनल एनर्जी चेंजेस एंड भाई नो वर्क डन। एडियाबैटिक में क्या होता है, ना तो बाहर से हीट आ रही है, दैट्स ओके, बट इसमें क्या होता है इंटरनल हीट एक्सचेंज हो रही है, यानी U और W दोनों है, एंड इसमें हीट टर्म कांस्टेंट होगा, यानी इनसाइड अ सिस्टम जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो हीट कांस्टेंट रहेगा। और एक और चीज, रहेगा या रहेगी वो आप देख लीजिएगा, यहां पर वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वो अपोजिट इंपैक्ट शो करेगा। लाइक जैसे आप लोगों ने ड्राई आइस देखी होगी, सुनी तो होगी ही ना, जैसे ड्राई आइस जो होती है आपकी, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लाइक दिस अपने हैंड पर रखिए तो आइस ना आपको कूलिंग इफेक्ट देगी। अब आप सोचो उसका तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा मीडियम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव वर्क डन है दैट वाज शोइंग अ अपोजिट इंपैक्ट। फिर आपने उसको ऐसे करके क्लोज कर लिया तो अब आपके पास सिस्टम क्लोज हो गया। तो जब सिस्टम क्लोज हो गया तो एनर्जी बहुत कम है, तो कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए ना, बट होता उल्टा है। पता है, अगर आप आइस को ऐसे करके क्लोज कर लेना, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राई आइस, तो ये इतना जला देती है ना हमारे टिश्यूज को, लाइक कंप्लीट बर्निंग कर देती है। बोलते हैं कि इससे जो बर्निंग है उससे टिश्यूज रिपेयर भी नहीं होते सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो होप एडियाबैटिक में आपको समझ में आया होगा। देयर आर सेवरल एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक। आप साइकिल टायर में जब हवा भरते हो, है ना, तो आपका साइकिल टायर जब भर रहे हो तो टायर, वो जो पंप है वो गर्म हो जाता है, और इतनी हवा भरी, इतनी हवा भरी, इतनी हवा भरी कि टायर फट गया। तो जब फट जाता है तो हवा जो बाहर आती है तो ठंडी है, और सोचो पंप गर्म हो गया था यार, हवा बाहर आई तो वो ठंडी है, बिकॉज ऑफ यस नेगेटिव वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है कि जो भी आपने सिस्टम में हीट दी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई वर्क डन में, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि हीट इन्वॉल्व ही नहीं हुई किसमें, इंटरनल एनर्जी में, है ना। तो व्हाट कैन वी से कि इसमें U वाला टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया, यानी जो साइक्लिक प्रोसेस है ये आपके थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं कर रही।
ओके तो जर्नलिस्ट पर ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक्स का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा हमारा ये एनडीए का एक स्पेसिफिक चैनल है, दिस इज सावधा एनडीए, होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। एनडीए का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको ऐप में दिस इज सावधा एनडीए, ये हमारा चैनल है, दिस इज सावधा एनडीए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एनडीए की सारी कंटेंट, सारी क्लासेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऐप है हमारी, उसको डाउनलोड कीजिए आप स्टोर पर जाकर, ठीक है। और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सारी लाइव क्लासेस और सारी कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। ओके एंड अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। That's it for today. Thank you.